Welcome to Win Online, your channel for educational videos. In today's video we will learn how to use a dictionary. और आप देख रहे हैं कि मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की डिक्शनरीज़ रखी हुई हैं सामने. सो दिस इज़ अमेरिकन, दिस इज़ अ प्राइमरी डिक्शनरी, दिस इज़ डिक्शनरी एंड थिसॉरस एंड दिस इज़ ब्रिटिश. थिसॉरस क्या है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि डिक्शनरी के साथ थिसॉरस क्या है, क्योंकि देखिए इस डिक्शनरी में भी एक तरफ डिक्शनरी है और दूसरी तरफ थिसॉरस है. सो वी विल लुक एट ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो. कल की वीडियो में हमने आपको उर्दू लुग़त को इस्तेमाल करना सिखाया था. आई होप कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी. अगर आपसे मिस हो गई है तो उसको ज़रूर देखिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि उसमें भी बहुत काम की बहुत मुफीद बातें हैं. शुरू करते हैं. सबसे पहले हाउ टू यूज़ द इंग्लिश डिक्शनरी. उर्दू डिक्शनरी में भी लुग़त में भी हमने आपको बताया था कि द फर्स्ट थिंग इज़ टू नो द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को समझना ज़रूरी है डिक्शनरी से मीनिंग्स निकालने के लिए. और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है कि जिस ऑर्डर में अल्फ़ाबेट हैं, जिस ऑर्डर में लेटर्स हैं किसी भी अल्फ़ाबेट के, जैसे अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट के ए से शुरू होते हैं और जेड पे ख़त्म होते हैं. और जब आपने कोई लफ्ज़ ढूंढना होता है तो यू गो टू दैट लेटर और उसके अंदर आप उस लफ्ज़ को ढूंढते हैं. लेकिन उसके अंदर भी आपको आगे और आगे लफ्ज़ों को देखना पड़ता है ताकि आप सही लफ्ज़ पे पहुंच सकें. तो वो आपको इस मिसाल से बताते हैं. जैसे देखिए मैंने वर्ड्स लिखे हैं: ऑक्यूपाई, ओबीडियंट, ओक, ऑब्जर्वेशन एंड अकर. 5 के 5 जो हैं वो ओ से हैं. मीन्स कि आप ओ के सेक्शन में जाएंगे इन लफ्ज़ों को ढूंढने के लिए. लेकिन जब आप ओ में चले जाएंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि ओ के बाद कौन सा लेटर है. अब देखिए इसमें सी है, इन दोनों में बी है और इसमें भी सी है, जब डबल सी हैं दोनों में, और इसमें ए है. तो इट मीन्स कि सबसे पहले आपको ये वाला मिलेगा जो ओ के बाद ए है, तो ओ आपको पहले मिलेगा. उसके बाद बी के 2 हैं, ओबीडियंट और ऑब्जर्वेशन. ओबीडियंट में बी के बाद ई है, जबकि ऑब्जर्वेशन में बी के बाद एस है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ई पहले आता है और एस बाद में आता है. तो ओबीडियंट डिक्शनरी में पहले होगा और ऑब्जर्वेशन जो है उसके बाद होगा. अब इन दोनों को देखिए, दोनों में डबल सी है और उसके बाद यू भी है, यानी शुरू के 4 जो इनके लेटर्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं. तो आप 5वें पे चले जाएंगे. इसमें 5वां पी है और इसमें आर है. तो आप देखेंगे कि पी पहले आता है या आर पहले आता है. इस लिहाज से ऑक्यूपाई पहले आएगा और अकर जो है वो बाद में आएगा. डिक्शनरी में लफ्ज़ ढूंढते वक्त हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है. तो देखिए यहाँ पे मैंने ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखे हैं: ओक, ओबीडियंट, ऑब्जर्वेशन, ऑक्यूपाई एंड अकर. यानी जब आप ढूंढेंगे तो आप इस ऑर्डर से लफ्ज़ों को ढूंढेंगे. उसके बाद क्योंकि लफ्ज़ों का एक फ़ंक्शन होता है, वो एक ख़ास जुमले के अंदर उनकी एक ख़ास जगह और हैसियत होती है. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की अलामात कैसे लिखी होती हैं डिक्शनरीज़ में. जैसे एब्रीविएशन हो कोई, तो उस एब्रीविएशन की भी ये एब्रीविएशन है. ABBR अगर लिखा होगा तो इसका मतलब है ये लफ्ज़ एब्रीविएशन है. ADJ जो है एडजेक्टिव के लिए, ये एडवर्ब के लिए. आर्टिकल का पूरा ही लिखा होता है आर्टिकल. ये कंजंक्शन के लिए जो 2 जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है. ये इंटरजेक्शन के लिए जो आप एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस वगैरह. नाउन के लिए एन यूज़ होता है, लेकिन उसके नीचे फिर मुख्तलिफ़ किस्म के आगे भी आपको इसकी ब्रांचेस मिलती हैं. जैसे NC जो है वो काउंटेबल नाउन्स के लिए, NU जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, NCOLL जो है ये कलेक्टिव नाउन्स के लिए. यानी लफ्ज़ों के साथ ये लिखा हो तो आपको पता चल जाएगा कि इसका प्लूरल बन सकता है, इसका नहीं बन सकता, और ये है ही प्लूरल, किसी ग्रुप का नाम है. वर्ब के लिए V लिखा होता है, ऑक्सिलरीज़ के लिए AUX, प्रपोजिशन के लिए प्रेप, और प्रोनाउंस के लिए PRON जो है वो मौजूद होता है डिक्शनरी के अंदर. इसके अलावा जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ख़ास तौर पे इंग्लिश के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें बहुत सारे लफ्ज़ों की प्रोनंसिएशन जो है वो नहीं आती, और या हमने ख़ुद कहीं से सुनी होती है और हम उसी को लेकर चल रहे होते हैं. तो अगर हमें डिक्शनरी के अंदर प्रोनंसिएशन गाइड होती है, अगर हमें ये इस गाइड के सिंबल्स को पढ़ना आता है,
जो साउंड्स के लिए जो सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, अगर हमें उनको पढ़ना आता है तो फिर हम ख़ुद से प्रोनंसिएशन को सही तरीके से अदा कर सकते हैं। अब प्रोनंसिएशन गाइड में ये जो है, अच्छा तो ये होगा कि आप इस तरह का एक बना के अपनी डिक्शनरी के अंदर रखें, यानी जिस वक्त भी आप कोई लफ्ज़ ढूंढने लगें आपके पास ये पूरी प्रोनंसिएशन गाइड भी मौजूद हो, ताकि जब आप लफ्ज़ों की प्रोनंसिएशन सीखने लगें तो आपके लिए ये बहुत आसान हो। अब इसमें लेटर दिया हुआ है और आगे उसकी एग्ज़ाम्पल दी हुई है। तो जब डिक्शनरी में ये सिंबल होगा तो इसका मतलब है कि बी की साउंड बिल्कुल सादा ब होगी, जैसे बक में है, राइट। इसी तरह जब ये सिंबल होगा सादा डी की आवाज़ डेड में। अब आप देखिए टी एच की दो आवाज़ें हैं, एक अदर में आपको सुनाई देती है और दूसरी थेफ्ट में, यानी एक सॉफ्ट साउंड है द वाली और एक थ वाली साउंड है। तो देखिए दोनों के लिए अलग सिंबल है, द वाली आवाज़ के लिए अलग सिंबल है और थ वाली आवाज़ के लिए अलग सिंबल है। अगर आप इन सिंबल्स को पहचानते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस लफ्ज़ में टी एच की आवाज़ जो है वो द है या थ है। इसी तरह सी एच के लिए देखिए जो च की आवाज़ है उसके लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है। तो ये कॉन्सोनेंट्स के हैं। वॉवल्स में लॉन्ग भी होते हैं, वॉवल्स शॉर्ट भी होते हैं, वॉवल्स की आवाज़ें चेंज भी होती हैं और दो वॉवल्स मिलकर भी एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं और तीन वॉवल्स मिलकर भी एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए भी सारे ये सिंबल्स हैं। पहले मैं आपको लॉन्ग और शॉर्ट का फ़र्क बताती हूँ। देखिए हाम, इसमें एक की आवाज़ जो है आ, हाम, लेकिन जब आप ये लफ्ज़ देखते हैं मेक तो इसमें एक की आवाज़ ए है। यहाँ पे हाम, आम और यहाँ पे मेक, एक, दोनों में एक ही आवाज़ में फ़र्क है और आवाज़ में फ़र्क है इसीलिए देखिए दोनों के सिंबल्स जो हैं वो भी अलग अलग से हैं। डिक्शनरी में लफ्ज़ों के आगे ये सिंबल आपको लिखे हुए नज़र आएंगे और बाज़ दफ़ा दो वॉवल जो हैं वो मिलकर एक आवाज़ निकालते हैं, जैसे फेयर। अब इसमें ए और आई की आवाज़ अलग अलग से आपको सुनाई नहीं देती, तो इसके लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए शट में यू की आवाज़ बिल्कुल छोटी है, कटी हुई है, हालांकि ये वॉवल है, उसके लिए आप ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे जब शट की तरह की आवाज़ आप इनकाउंटर करेंगे लफ्ज़ों में। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ख़ुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं और घर में जो डिक्शनरी है या आपने अपने क्लासरूम में जो डिक्शनरी रखी हुई है उसके अंदर इस तरह एक लिस्ट बनाकर आप रख दें सबकी सहूलत के लिए, ताकि कोई भी अगर लफ्ज़ की प्रोनंसिएशन देखना चाहे तो वो इसमें से आसानी से देख सके। एक बहुत कॉमन प्रोनंसिएशन है वो है दा और दी की, और उस पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लोग ये सवाल भी पूछते हैं और बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये शायद वो चक्कर है ब्रिटिश और अमेरिकन वाला। ये वो ब्रिटिश और अमेरिकन वाली बात बिल्कुल नहीं है। द आप कहते हैं, टी एच ई को द आप तब कहते हैं जब उसके बाद आने वाला लफ्ज़ जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो, जैसे द बॉल, द डॉग। दी आप उसको तब कहते हैं जब उसके बाद आने वाला लफ्ज़ वॉवल से शुरू हो, जैसे दी आई, दी ऑरेंज। तो ये कॉन्सोनेंट और वॉवल की वजह से इसकी आवाज़ बदलती है। ये ब्रिटिश और अमेरिकन नहीं है यहाँ पे, जैसे ए और एन होता है ना कॉन्सोनेंट और वॉवल की वजह से, उसी तरह द और दी भी है, कॉन्सोनेंट और वॉवल की वजह से इसकी प्रोनंसिएशन बदलती है। अच्छा जी, इसके अलावा है, डिक्शनरी के अलावा होती है एक चीज़ जिसको थिसॉरस कहते हैं। देखिए इसके ऊपर भी लिखा हुआ है डिक्शनरी एंड थिसॉरस, और ये भी मैंने आपको दिखाया था, एक तरफ डिक्शनरी है और दूसरी तरफ जो है वो थिसॉरस है। थिसॉरस जो है उसमें डायरेक्ट मीनिंग नहीं लिखे होते लफ्ज़ों के या उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी होती, बल्कि एक अल्टरनेटिव वर्ड लिखा होता है। आपको मैं मिसाल दिखाती हूँ, आप देखिए जैसे कि फर्म, देखिए फर्म है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, उसका मीनिंग भी है, और अल्टरनेटिव वर्ड है हार्ड और रिजिड। फर्म मिसाल भी दी हुई है, अ फर्म मैट्रेस, और अल्टरनेटिव है हार्ड और रिजिड, और इसका ऑपोजिट भी आपके लिए लिखा हुआ है सॉफ्ट। कब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, कभी कभी राइटिंग को खूबसूरत बनाने के लिए हम एक ही जैसा लफ्ज़ बार बार लिखना नहीं चाहते,
और हम कुछ लिख रहे हो तो हम चाहते हैं कि हम इसकी जगह मुतबादिल अल्फाज इस्तेमाल करें, तो उसके लिए थिसॉरस के अंदर आपको एक वर्ड के बहुत सारे अल्टरनेटिव वर्ड्स जो हैं जो उसकी जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, और ये सारे हममानी अल्फाज होते हैं, इनके मीनिंग्स जो हैं वो मोर और लेस एक जैसे ही होते हैं। अब उर्दू में थिसॉरस हार्ड फॉर्म में तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन उर्दू में एक ऐप है जो कि उर्दू थिसॉरस की ऐप है, और वो आप अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मुतबादिल अल्फाज हैं, हममानी मुतबादिल अल्फाज, और ये है जी मुशर्रफ अली फ़ारूकी साहब की। तो अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपके पास उर्दू का थिसॉरस भी आपके पास आ जाएगा। अंग्रेज़ी के थिसॉरस तो आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ये आसानी से अवेलेबल हैं। अभी मैं आपको ये बताती हूँ, देखिए क्योंकि ये प्राइमरी डिक्शनरी है, छोटे बच्चों के लिए है, तो आप देखिए कि इसमें जो प्रोनंसिएशन गाइड है, जो सिंबल्स हैं वो नहीं दिए हुए, सिर्फ लफ्ज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, सिंबल्स नहीं दिए हुए, और हर सफ़े के ऊपर ए से लेकर जेड तक पूरी ABC भी लिखी हुई है, ताकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है उसके हिसाब से लफ्ज़ों को ढूंढना बच्चों के लिए आसान हो। तो मुख्तलिफ़ किस्म की डिक्शनरीज़ जो हैं वो आपको मिलेंगी। अभी हम डिक्शनरी में से कुछ लफ्ज़ों को देखेंगे, सारों को तो नहीं, कुछ को मैंने निशान लगाया है, और वही टूल हम इस्तेमाल करेंगे जो हमने उर्दू में इस्तेमाल किया था, हमारी वर्ड विंडो, और उसके साथ हम देखेंगे कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो वाकई सही है, डिक्शनरी के अंदर होता है कि नहीं। देखिए पहला लफ्ज़ है डिवाइस, और आप देखिए उसके आगे आपको ये प्रोनंसिएशन गाइड जो है वो नज़र आ रही है कि एस की आवाज़ जो है वो जेड की तरह होगी, और इसका पूरा जो सिंबल्स हैं वो आपको इसके आगे नज़र आ रहे हैं, और इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स भी आपको नज़र आ रही हैं, डिवाइसेस, डिवाइजिंग, डिवाइज्ड, और ये वर्ब है। इफ़ यू डिवाइज अ प्लान, सिस्टम और मशीन, यू वर्क इट आउट और डिज़ाइन इट। जब आप किसी चीज़ को डिवाइस करते हैं तो आप इसको डिज़ाइन करते हैं, मुरतब करते हैं, तरतीब देते हैं, बनाते हैं, राइट। और उसके आगे जुमले में इस्तेमाल करके भी इसको बताया गया, इट हैज़ बीन नेसेसरी टू डिवाइज अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल स्कूलिंग, राइट। अच्छा जी, अभी जो मैं आगे आपको लफ्ज़ बताने वाली हूँ ना, वो शायद आपको थोड़ा सा हैरान कर देगा, हैरान इस तरह से कर देगा कि देखिए ये लफ्ज़ आपने कई दफ़ा देखा है, उर्दू में भी इसको इसी तरह बोला जाता है, लेकिन हम इसके ये वाले स्पेलिंग जानते हैं, जबकि लिटरेचर अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जेल के स्पेलिंग जो हैं वो GOAL हैं, GAOL है, जेल के स्पेलिंग्स जो हैं वो GAOL हैं, राइट। और है ये जेल ही, इसको बोला भी जेल ही जाएगा, और ये उसके मॉडर्न स्पेलिंग है। अब तो हम इसको इसी तरह से लिखते हैं, बट दिस इज़ हाउ इट इज़ रिटन। अच्छा, एक और बहुत बहस होती है अंग्रेज़ी में ख़ास तौर पर, और लोग एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए कहते हैं कि नहीं इसकी प्रोनंसिएशन ये है और इसकी ये है। अब देखिए इसके आगे दो प्रोनंसिएशंस दी हुई हैं, इस लफ्ज़ के आगे ये गराज भी है और गैरेज भी है। गराज जो है ये ब्रिटिश इंग्लिश में है, और गैरेज जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में है, इसलिए इसके आगे देखिए इसकी दोनों प्रोनंसिएशंस दी हुई हैं, ठीक है। और ये नाउन है और काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके आगे N के आगे C भी लिखा हुआ है। तो ये गराज भी सही है और गैरेज भी सही है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से वाली अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, या उस वक्त आपके जहन में इनमें से जो लफ्ज़ आता है, ये दोनों सही हैं। अच्छा, अंग्रेज़ी में बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनमें के हमें पता है कि साइलेंट लेटर्स हैं, और बाज़ की तो प्रोनंसिएशन बिल्कुल भी मैच नहीं करती उनके स्पेलिंग से। और इसकी ये मिसाल देखी, ये लफ्ज़ है पैराडाइम। अब अगर आपको प्रोनंसिएशन गाइड पढ़नी आती है तो आप इसको पैराडाइम पढ़ेंगे, वरना आप इसको पैराडिगम ही कहते रहेंगे, ठीक है। जबकि ये पैराडिगम नहीं है, ये लफ्ज़ जो है ये पैराडाइम है। और पैराडाइम देखिए ये नाउन है और ये भी काउंटेबल नाउन है, और इसका मतलब है अ पैराडाइम इज़ अ मॉडल ऑफ समथिंग which explains it or shows how it can be produced for a technical use, right?
तो और आगे जुमले में भी इसको इस्तेमाल किया गया। तो किसी भी चीज़ का मॉडल जो कि ये बताता है कि ये किस तरह से इस्तेमाल की जा सकती है, इसको पैराडाइम कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पढ़ना आए, ये सिंबल्स आपके सामने हैंडी हों, आप इनको इस्तेमाल कर सकें प्रोनंसिएशन के लिए। डिक्शनरी देखना आपको आए। आई नो आजकल बहुत आसान है डिक्शनरीज़ को देखना, आप कहीं से भी अपने मोबाइल से या कहीं से भी वर्ड्स को ढूंढ सकते हैं, बट दिस इज़ अ लर्निंग स्किल। और अगर आपके जहन में ये आता है कि इस तकलीफ़ में हम क्यों पढ़ें, तो फिर मेरे ख़्याल में सारा पढ़ना लिखना ही फिर एक तकलीफ़ है। सारा कुछ जो है वो कंप्यूटर ही कर दे आपके लिए और सब कुछ जो है वो उधर से ही हमें मिल जाए। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल जो आपने अपने बच्चों को सिखानी है और ख़ुद भी सीखनी है और इस पे वक्त लगाना है। और बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से शुरू करके सिंबल्स को समझते हुए और फिर जो है आपने डिक्शनरीज़ को यूज़ करना है। और ये टूल तो मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि ये बहुत यूज़फुल है। आप आराम से फोकस कर सकते हैं उन लफ्ज़ों के ऊपर जिनके आपने मीनिंग्स देखने हैं। So that's all for today. Thank you so much. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.